स्टूडेंट्स एंड पीपल टीचर्स, आज हम पाठ योजना इतिहास का लेकर के प्रस्तुत हैं। यहाँ इसके अंदर विषय में हम लिखेंगे इतिहास, उप विषय में लिखेंगे लेखन कला और शहरी जीवन, कक्षा 11th, और समय रहेगा इसका 45 मिनट्स। सबसे पहले जो तकनीकी बिंदु हैं उनमें से है सामान्य उद्देश्य। विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करना पहला पॉइंट रहेगा। नंबर 2 पे ऐतिहासिक तथ्यों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना। नंबर 3, विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि व इस कौशल का विकास करना। नंबर 4 पे विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो तकनीक बिंदु रहेगा अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसके अंदर विद्यार्थी मेसोपोटामिया सभ्यता की अवस्थाओं के बारे में जान सकेंगे। नंबर 2, विद्यार्थी सभ्यता के बारे में जान पाएंगे। नंबर 3, विद्यार्थी मेसोपोटामिया सभ्यता के काल का वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। नंबर 4, महत्वपूर्ण स्थलों का सटीकता से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे। नंबर नेक्स्ट जो तकनीकी बिंदु है सामान्य सहायक शिक्षण सामग्री। इसके अंदर चाक, डस्टर, चाक बोर्ड, संकेतक, पाठ्य पुस्तक, स्मार्ट बोर्ड यदि उपलब्ध हो तो। नेक्स्ट अनुदेशनात्मक सामग्री। इसके अंदर मेसोपोटामिया के विभिन्न स्थल दर्शाता हुआ कोई मानचित्र। नेक्स्ट पूर्व ज्ञान परिकल्पना। इस बिंदु के अंदर टीचर्स यह अनुमान लगा के चलते हैं कि विद्यार्थियों को मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी अवश्य होगी। नेक्स्ट बिंदु पूर्व ज्ञान परीक्षण। यहाँ टीचर्स विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के नाम बताएं। नेक्स्ट भारत की मुख्य सभ्यता का नाम बताएं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता पनपी। तो यहाँ तक हम ये मान के चलते हैं कि विद्यार्थी लगभग इस सभ्यता के संबंध में प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। यदि वो प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो ऐसे में टीचर्स उप विषय की उद्घोषणा करेंगे। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मेसोपोटामिया सभ्यता या लेखन कला और शहरी जीवन इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु आता है तकनीकी बिंदु, वह बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इस बिंदु के अंदर अध्यापक व्याख्यान विधि या वह जो भी विधि उसको अच्छी लगे उस विधि प्लस में पाठ्य पुस्तक, मानचित्र आदि की सहायता से अपना पाठ शुरू करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इधर शिक्षण बिंदु लिखेंगे, इधर अध्यापक अध्यापिका क्रियाएं, इधर विद्यार्थी क्रियाएं, इस साइड में चाक बोर्ड कार्य या स्मार्ट बोर्ड कार्य, उसका हम उल्लेख करते जाएंगे लेसन के साथ साथ, पाठ के साथ साथ। तो सबसे पहला बिंदु हम बनाते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय व अर्थ। अध्यापक कक्षा का सुचारू रूप से संचालन करते हुए पाठ को शुरू करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, 1840 में इंग्लैंड और फ्रांस के पुरातत्वविदों ने इराक के दक्षिणी हिस्से पर खुदाई की व दुनिया के सामने एक ऐसी सभ्यता का रहस्य उद्घाटन किया जिसने न केवल इतिहास वरन पूरी मानव जाति को अचरज में डाल दिया, यानी कि हैरानी में डाल दिया कि इतनी महान सभ्यता कैसे उपलब्ध थी। यहाँ बहुत ही शिक्षित, समृद्ध, उन्नत, विलक्षण सभ्यता के अवशेष पाए गए और सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां, आभूषण, कब्रें, औजार, मुद्रा, लिपि, पट्टिकाएं, इमारतें आदि पाई गई, जो इतिहास के लिए एक लगातार जिज्ञासा का विषय बन गया। इस तरफ विद्यार्थी अपनी नोटबुक में लगातार नोट करते हुए ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इस तरफ चाकबोर्ड कार्य में हम वह सन लिखेंगे, साल लिखेंगे 1840, इंग्लैंड और फ्रांस के पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने खोज की, और इसके साथ में वीडियो क्लिप के द्वारा हम वह मानचित्र आदि हम दर्शा सकते हैं, जैसे कि ये आपके सामने है। उसके बाद सभ्यता का काल।
विद्यार्थियों, यह सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। आरंभ में 1840 में जिन स्थलों की खुदाई की गई उनके नाम थे उरूक और मारी, जो कि फरात नदी के पास स्थित थे। इस तरफ ब्लैक बोर्ड कार्य में 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व प्रमुख नगर उरूक और मारी और नदी का नाम फरात नदी। इसको हम साथ साथ उल्लेखित करते जाएंगे ताकि विद्यार्थियों का ध्यान लगातार पाठ की तरफ बना रहे। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ। अब हम इसके शब्द के अर्थ का उल्लेख करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया यह यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटेमोस से मिल करके बना है। यहाँ मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटेमोस का अर्थ है नदी। यानी कि क्या मतलब हुआ, अर्थात दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। ये दो नदियाँ थी दजला और फरात नदी, यानी कि जिनको क्रमशः टिग्रिस और यूफ्रेटस कहा जाता है। टिग्रिस और यूफ्रेटस। और यह प्रदेश वर्तमान में इराक देश के अंदर है, जो कि अरब देशों में पड़ता है। इधर ब्लैक बोर्ड के अंदर यूनानी भाषा, साथ में दोनों नदियों के नाम दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस इनको बोला जाता है। और साथ ही कोई वीडियो हम विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्मार्ट बोर्ड के द्वारा। इसके बाद शिक्षण बिंदु क्षेत्र विस्तार। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार उत्तर में सीरिया, पूर्व में ईरान, दक्षिणी पूर्व में तुर्की व सुदूर फारस की खाड़ी तक यह फैला हुआ था। शहरी जीवन सबसे पहले इन्हीं शहरों से इनकी शुरुआत हुई। भाषाई रूप में न केवल उन्नत सभ्यता थी वरन समृद्ध सभ्यता भी थी। दक्षिण के हिस्सों का सुमेर, अक्कद व बेबीलोनिया के विस्तार के बाद इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। किसको? दक्षिण के हिस्सों को। कौन से दक्षिण के हिस्से? मेसोपोटामिया के दक्षिण के हिस्से। 1100 ईसा पूर्व में असीरिया प्रभुत्व के कारण उत्तरी भाग को असीरिया कहा जाने लगा, यानी कि असीरियाई लोगों ने कंट्रोल कर लिया। यहाँ पहले से सुमेरियन भाषा बोली जाती थी, जो संभवतः इस भाग की पहली ज्ञात भाषा थी। यह अक्सर क्वेश्चन आता है कि पहली ज्ञात भाषा कौन सी है, तो सुमेरियन भाषा, जो संभवतः इस भाग की पहली ज्ञात भाषा है। बाद में इस भाषा का स्थान अक्कदी, अरामेइक और हिब्रू ने ले लिया और इराक के कुछ भागों में आज भी हिब्रू बोली जाती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज भी इराक के हिस्सों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो भाषा हिब्रू बोली जाती है। उसके बाद विद्यार्थी क्रियाओं में लगातार विद्यार्थी सुन रहे हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोर्ड के माध्यम से वो नोट भी करते जा रहे हैं। चाकबोर्ड कार्य, स्मार्ट बोर्ड कार्य में सीरिया, ईरान, तुर्की और फारस की खाड़ी, क्योंकि ये इसके लगभग छोर थे मेसोपोटामिया सभ्यता के, और मेसोपोटामिया सभ्यता के मानचित्र के द्वारा भी हम इसको और अच्छे से दर्शा सकते हैं ताकि बच्चे अच्छे से याद कर सकें। नेक्स्ट, सुमेरियन, पहली ज्ञात भाषा, हम इसको अवश्य ही बोर्ड पे उकेरेंगे, लिखेंगे। अरामेइक इसके बाद, और पट्टिकाओं पर लिखी गई लिपि यह दर्शाता है कि किस तरह से ये लोग लिखा करते थे। और उसके बाद में हिब्रू भाषा, जो आज भी अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ, खेती और पशुपालन। विद्यार्थियों, लगभग 6500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ के लोगों का इस समय मुख्य पेशा कृषि एवं पशुपालन था। उत्तर में बड़े बड़े स्टेपी मैदान थे, जिसने कृषि के बजाय लोगों को पशुपालन की तरफ आकृष्ट किया, यानी कि ये लोग कृषि के बजाय पशुपालन की तरफ ज़्यादा मुड़ने शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े स्टेपी यानी कि घास के मैदान उपलब्ध थे, जिसके कारण लोगों ने कृषि कार्य के बजाय पशुपालन को ज़्यादा तरजीह दी। ये लोग भेड़, बकरी, ऊंट आदि पालते थे, जो मांस, दूध, ऊन के अच्छे स्रोत माने जाते थे।
दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत ज़्यादा उपजाऊ था, जो जलोढ़ मिट्टी के निर्माण यानी कि इकट्ठा होने से लगातार बना। और जलोढ़ मिट्टी इकट्ठा कैसे हुई? क्योंकि उत्तर दिशा से दजला और फरात दोनों नदियां अपने साथ रेत, कंकड़, पत्थर आदि लेके आया करती थी और दक्षिणी हिस्से में जमा देती थी। तो इस तरह से दक्षिणी हिस्सा जलोढ़ मिट्टी के निर्माण से बना था। यहाँ लोग खूब खेती करते थे और इसके साथ साथ में वो लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे उसका थोड़ा सा डिटेल देंगे। ये बिल्कुल, ये लोग गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, खजूर आदि उगाते थे। यह वही स्थान था जहाँ आरंभिक शहरों का निर्माण शुरू हुआ। और इस तरफ हम ब्लैक बोर्ड कार्य में लिखेंगे। सबसे पहले उस साल का या ईस्वी का जिक्र करेंगे, जैसे 6500 ईसा पूर्व में क्या हुआ, कृषि की शुरुआत हुई। उसके बाद स्टेपी घास के मैदान थे, कहाँ पे, उत्तरी दिशा में। उसके बाद भेड़, बकरी, ऊंट, इन पशुओं को ये लोग पालते थे। उसके बाद दक्षिण में जलोढ़ के मैदान थे और वीडियो क्लिप के द्वारा हम इन दोनों नदियों का हम रूपण यानी कि रेखा चित्र आदि बना करके ये दर्शा सकते हैं। और फसलें कौन कौन सी? गेहूं, जौ, मटर, मसूर, खजूर आदि, इन फसलों को ये लोग लगातार लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट है नगरीय जीवन, व्यापार, वाणिज्य। विद्यार्थियों, शहर या नगर बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों के स्थान मात्र नहीं होते, बल्कि ये वो स्थान होते हैं जो अलग सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं। यानी कि केवल रहने मात्र के स्थान ये नहीं होते, बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण लगातार एक स्थान पर जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता चला जाता है। किसके कारण? व्यापार वाणिज्य के कारण। मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व अर्थात कांस्य युग में शुरू हो चुका था। किसका निर्माण? नगरों का निर्माण। कब? कांस्य युग में। ये लोग धातु परगलन विधि से अच्छे से परिचित थे। ये तांबा, रंगा धातु, कांस्य धातु का निर्माण करते थे इन दोनों धातुओं से, और इन दोनों धातुओं को पास के देशों से ये मंगवाया करते थे। हालांकि उच्च कोटि का तांबा, जैसे यहाँ उल्लेखित किया है, हालांकि उच्च कोटि का तांबा और रंगा उपलब्ध नहीं था, इससे ये पास के देशों से मंगवाया करते। वह कांस्य धातु के हथियार व औजार को विदेशों को लगातार निर्यात करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी तकनीकी काफ़ी अच्छी थी, सुदृढ़ थी। और इसके साथ साथ ये खाद्य संसाधनों का भी निर्यात करते थे, क्योंकि ये संसाधन मेसोपोटामिया में बड़ी मात्रा में होते थे। व्यापार का यही सिलसिला दक्षिणी मेसोपोटामिया के नवोदित शहर उरुक और ऊर ने शुरू कर दिया था। कौन सा सिलसिला? व्यापार का सिलसिला। लगातार दूसरे देशों से व्यापार ये करते रहे। इस तरह से यहाँ नगरीय जीवन की शुरुआत हुई। इन लोगों ने, यानी कि उर और उरुक शहर के लोगों ने, इन लोगों ने व्यापारिक संगठन बनाने शुरू कर दिए, जो फारस की खाड़ी के माध्यम से लगातार दूसरे प्रदेशों से जुड़ते चले गए। साथ ही आंतरिक व्यापार में दजला और फरात नदियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि आंतरिक हिस्सों में इन नदियों के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते चले गए व्यापार के माध्यम से। मारी और बेबीलोन जैसे शहर लगातार इन नदियों के किनारे बसे और व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र ये बनते चले गए। ऐसे में एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई। वह समस्या थी हिसाब किताब की और रख रखाव की, जिसके चलते यहाँ के लोगों ने गणना और लिपि यानी कि हिसाब किताब और लिपि की भी खोज कर ली, और इसके कारण यह व्यापार वाणिज्य काफ़ी सरलता से चलना शुरू हो गया। इस तरह ब्लैक बोर्ड कार्य में हम लिखेंगे, उन नगरों का उल्लेख करेंगे जिन नगरों का हमने थोड़ा सा डिटेल दिया है, जैसे उरुक और मारी, सभ्यता, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य, यानी कि
किसके कारण ये विकसित हुए? नगरीय सभ्यता के कारण। उसके बाद 3000 ईसा पूर्व नगर निर्माण शुरू हुआ। इनको परगलन विधि की जानकारी थी। कांस्य युग के दौरान नगरों का निर्माण शुरू हुआ। और कांस्य जो धातु थी, कौन सी धातु से मिल के बनती थी? तांबा और रांगा। जैसे हम इस तरफ बताते चले जाएंगे तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये हम उद्धृत भी करते चले जाएंगे। फारस की खाड़ी, विदेशों से व्यापार होता था। दक्षिणी मेसोपोटामिया शहर उरुक और उर और व्यापार दोनों तरह के थे, देसी और विदेशी व्यापार। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। विकास। विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया से पहली कीलाकार पट्टियां लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ के दक्षिणी शहर, कौन सा शहर? उरुक से मिली हैं। इन पट्टिकाओं यानी कि सूचियों की संख्या लगभग 5000 है, जो अलग अलग वस्तुओं के लेन देन का उल्लेख करती हैं। यहाँ की लिपि कीलाकार अर्थात क्यूनिफॉर्म लिपि थी। इस समय यहाँ सुमेरियन भाषा प्रचलन में थी, जिसका स्थान लगभग 2400 ईसा पूर्व ने अक्कद ने ले लिया। और यह भाषा भी उसी रूप में लगभग लिखी जाती रही, जो लगभग अगले 2000 वर्षों तक चलती रही। ब्लैकबोर्ड कार्य में 3000 ईसा पूर्व पहली कीलाकार पट्टिकाएं, कुल मिला के 5000। ये लगातार हम उल्लेखित करते जाएंगे, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हम लेक्चर विधि के द्वारा बता रहे हैं। कौन सी लिपि? क्यूनिफॉर्म यानी कि खूंटी, कीलाकार लिपि। भाषा सुमेरियन भाषा और उसके बाद अक्कदी भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कीलाकार आखिर था क्या? इसके बारे में विद्यार्थी की जिज्ञासा अवश्य रहेगी, तो हम इसको साथ ही बताते चलेंगे। विद्यार्थियों, मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर कीलाक्षर लिखा करते थे। विशेषज्ञ या लिपिक लोग पहले चिकनी मिट्टी को गीला कर गूंथ लेते थे और फिर समतल सतह पर अच्छे से थाप कर एक पट्टिका का रूप दे देते थे तथा सूखने से पहले इस गीली पट्टिका पर सरकंडे की तीखी नोक या किसी तीखी चीज से कीलाक्षर चिन्ह बना देते थे और धूप में सुखाने के बाद इन्हें आग में पकाया जाता था, ताकि ज़्यादा समय तक ये महफूज और सुरक्षित रह सकें। मेसोपोटामिया के अलग अलग शहरों में इस तरह की असंख्य पट्टिकाएं मिली हैं, जो यह दर्शाती हैं कि ये लोग व्यापार, वाणिज्य और लेखन के बारे में कितने ज़्यादा सजग रहते थे। उसके बाद कीलाक्षर का महत्व या कीलाकार लिपि का महत्व। उरुक नगर के एक प्राचीन शासक एनमर्कर के संबंध में मिली एक कीलाकार कविता के लेखन, कीलाकार लिपि के लेखन के महत्व को दर्शाती है कि ये लोग इन पट्टिकाओं में जानकारी, हिसाब किताब, सूचना आदि सहेज के रखते हैं। और एनमर्कर की कहानी हमने इस वीडियो से पहले की वीडियो के अंदर वो डाली हुई है, अगर आप चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। इधर ब्लैक बोर्ड में हम वीडियो के द्वारा उल्लेखित करेंगे कि ये जो पट्टिकाएं हैं ये किस तरह से बनाई जाती थी, कीलाकार लिपि किस तरह से लिखी जाती थी। तो कीलाकार लिपि का उदाहरण करेंगे। सरकंडे की तीखी नोक से लिखी जाती थी और प्रसिद्ध शहर उरुक नगर और उरुक नगर का राजा एनमर्कर। अगला पॉइंट, शहरों के प्रकार और जनजीवन। विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास लगभग 5000 ईसा पूर्व में शुरू हो चुका था। बस्तियों का विस्तार, न कि नगरों का, बस्तियों का विस्तार पहले शुरू हुआ था। इन्हीं आरंभिक बस्तियों के बाद में शहरों और नगरों का इन्होंने रूप ले लिया। ये प्राय 3 रूपों में बाद में विकसित हुए। कौन कौन से शहर? धार्मिक शहर, व्यापारिक शहर और शाही शहर। शाही शहर यानी कि राजा के शहर ये रहे होंगे। यहाँ के लोग धार्मिकता में विश्वास करते थे। यहाँ के प्रमुख देवता उर, चंद्र देवता, इन्नाना प्रेम और युद्ध की देवी थी। धार्मिक स्थल आरंभ में छोटे परंतु ईंटों से बनाए जाते थे।
और समय के साथ साथ इनका आकार और महत्व भी बढ़ता चला गया। जैसे कि आप आपके आस पास में देखेंगे, पहले कोई छोटा मंदिर था, उसके बाद धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता चला गया। तो वैसा ही यहाँ पे देखने को मिलता है। जिगुरात इस तरह की इमारतें थी जो अक्सर पहाड़ियों पर बनाई जाती थी, यानी कि धार्मिक इमारतें थी। धार्मिक शहरों में उरूक, ये नोट करने की पॉइंट है, धार्मिक शहरों में उरूक एक धार्मिक शहर था जो मोहनजोदड़ो से लगभग 2 गुना बड़ा था। स्थानीय लोग और युद्धबंदी जो थे उनको अनिवार्य रूप से यहाँ काम करना होता था, स्थानीय लोगों को भी और जो युद्धबंदी थे उनको भी इन धार्मिक इमारतों के निर्माण में काम करना पड़ता था। 3600 ईसा पूर्व की एक बेलनाकार छाप, यानी कि एक बेलनाकार यूं कहें पट्टिका मिली है, जिसके ऊपर युद्धबंदियों की हालत बयान करती है, यानी कि युद्धबंदियों को कैसे निर्माण कार्य के लिए ले जाया जाता था। इसके अलावा 12 पट्टिकाओं पर गिलगेमिश जो शासक था के द्वारा लिखित महाकाव्य भी उरूक शहर की भव्यता को दर्शाता है। यानी कि उरूक किस तरह का शहर है? धार्मिक शहर है। उरूक नगर में ऐसी अनेकों पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें कार्य के बदले अनाज दिए जाने का उल्लेख मिलता है। यहाँ अनेकों पेशेवर हुनर के लोग अक्सर आना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ अच्छी आमदनी या अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध थे, जैसे शिल्पकार, उसके बाद मूर्तिकार, कसीदाकार, कुशल वास्तुविद आदि। इस तरह के लोग यहाँ पे अक्सर निवास करते थे। इधर ब्लैक बोर्ड कार्य के अंदर हम लिखेंगे उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट का उल्लेख हम अवश्य करेंगे, जैसे चंद्र देवता और प्रेम और युद्ध की देवी इन्नाना, जिगुरात, सीढ़ीदार मीनार जो कि धार्मिक स्थल हुआ करते थे। उसके बाद मोहनजोदड़ो 2 गुना बड़ा। उसके बाद 3600 ईसा पूर्व में एक बेलनाकार छाप मिली है, जिसके अंदर थोड़ी सी डिटेल है युद्धबंदियों से संबंधित, यानी कि युद्धबंदियों को कैसे धार्मिक कार्यों के निर्माण में या धार्मिक स्थलों के निर्माण में उनको ले जाया जाता था। 12 पट्टिकाओं पर जो महाकाव्य लिखा गया किसके द्वारा? गिलगेमिश के द्वारा। और गिलगेमिश कहाँ का शासक था? उरूक नगर का। इसके अलावा जो पेशेवर जो लोग थे वो कौन कौन थे? शिल्पकार, मूर्तिकार, कशीदाकार, वास्तुविद, लिपिक आदि, ये लोग पेशेवर लोग थे जो अक्सर अपने ही पेशे विशेष के अंदर ये महारत इनको हासिल थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर व्यापारिक नगर, पहला धार्मिक नगर हुआ, उसके बाद व्यापारिक नगर में उर एक व्यापारिक नगर था। संभवतः इसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी जो इसके बाद में, और इधर व्यापारिक नगर के अंदर हम इसका उल्लेख करेंगे, यानी कि उर नगर। उर एक व्यापारिक नगर था, संभवतः इसकी खुदाई सबसे पहले आरंभ की गई, जो इसके महत्व के कारण 1930 में दोबारा फिर शुरू की गई। यह शहर फरात नदी के किनारे बसे होने के कारण विशेष व्यापारिक महत्व रखता था। इसका संपर्क फारस की खाड़ी के माध्यम से दूसरे देशों के साथ बना हुआ था, यानी कि इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण और ये कहें आर्थिक नगर था। यहाँ से धातु से बने हथियार, बर्तन, सामान, अनाज व आदि दूसरी जो चीज़ें थी उनका लगातार निर्यात किया जाता था। इस तरफ छात्र क्रियाओं के अंदर वही पॉइंट बार बार मैं रिपीट करेंगे कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोर्ड के माध्यम से नोट कर रहे हैं। 1930 के अंदर पुनः खुदाई, ये ब्लैक बोर्ड कार्य के अंदर हम लिखेंगे उर नगर की खुदाई कराई गई। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आपका शाही शहर। शाही शहर कौन सा था? नंबर 3 पे शहर आता है शाही शहर, यानी कि राजधानी नगर मारी। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास यह नगर फलना फूलना शुरू हुआ। यह नगर उत्तर में फरात नदी के किनारे बसा था, जहां पशु चारक, किसान, गडरिया समुदाय ज़्यादातर रहते थे। इधर ब्लैक बोर्ड कार्य के अंदर
हम वह तिथि या सन आदि का उल्लेख करेंगे, जैसे कि 2000 ईसा पूर्व में फरात नदी के तट के ऊपर कौन कौन समूह के लोग थे। पशुचारक थे, किसान थे, गडरिया आदि थे। उसके बाद चलते हैं कि मिट्टी के उपजाऊपन, नदी के किनारे व्यापार, संचार व समृद्धि के कारण यह शहर शाही शहर के रूप में विकसित होना शुरू हो गया। अलग अलग खाना बदोश जनजातियों ने यहाँ लगातार कई शताब्दियों तक शासन किया, जैसे अक्कद, एमोराइट, असीरिया आदि। एमोराइट ने यहाँ ज़्यादा समय तक शासन किया तथा भव्य निर्माण यानी कि भवन निर्माण आदि करवाए, जैसे कि जिमिरलिम का शाही महल, जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में आपने अवश्य ही देखा होगा। अपनी पाठ्य पुस्तक खोल के तुरंत आप देख सकते हैं। तो जिमिरलिम का शाही महल, यहाँ के शासक फरात नदी से गुजरने वाली नाव से टैक्स लेते थे, जैसे आजकल टोल टैक्स चला हुआ है। तो नाव कौन सी, जो मालवाहक नाव थी, उनसे लदे हुए सामान की कीमत का 10% ये शुल्क हासिल किया करते थे, यानी कि टैक्स के रूप में ये लिया करते थे 10%। तो क्वेश्चन हो सकता है कितना परसेंट ये टैक्स लिया करते थे, तो 10% ये टैक्स वसूल किया करते थे। ये लोग धातु विशेषकर तांबे का ये आयात करते थे और कुछ पट्टिकाओं के ऊपर साइप्रस के द्वीप अलासिया से तांबे के आयात करने का उल्लेख पाया गया है। जो पट्टिकाएं मिली हैं उसमें अलासिया द्वीप का उल्लेख किया गया है। इस तरफ ब्लैक बोर्ड कार्य के अंदर अक्कद, एमोराइट, असीरिया, हम इनका उल्लेख करेंगे, यानी कि ये जनजातियां लगातार आई। उसके बाद जिमिरलिम जो शासक था, उसके शाही महल जो बनवाया था उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद आवागमन जो शुल्क था, या जिसको आप सरल भाषा में टोल टैक्स कह सकते हैं, तो 10% ये टोल टैक्स लिया करते थे। और तांबे का आयात कहाँ से करते थे? साइप्रस द्वीप जिसका नाम था अलासिया, वहाँ से ये तांबे का आयात करते थे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, मेसोपोटामिया की देन। विद्यार्थियों, जितनी भी सभ्यताएं पूरे विश्व में पाई गई हैं, हर एक सभ्यता का आज के जीवन में कुछ ना कुछ देन अवश्य है, यानी कि जिसका हम फायदा वर्तमान जीवन में उठाते हैं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, किस्से कहानियों तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुना करके याद रख सकते हैं, लेकिन विज्ञान, तर्क और तथ्य के लिए हमें लिखित साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है, यानी कि उनके बगैर हम उन चीज़ों के ऊपर लगातार डाउट करते रहेंगे, शक करते रहेंगे, जब तक हमें प्रूफ हमारे पास उपलब्ध ना हो। तो हमारे पास प्रूफ होना आवश्यक है, दस्तावेजों का होना बड़ा ज़रूरी है। और एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हम तथ्यों पर विश्वास करते हैं, ना कि किस्से कहानियों के ऊपर। और इस संदर्भ में यदि हम देखें तो लेखन इस सभ्यता का सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा गणित, काल गणना इस सभ्यता की वो देन थी जिनकी आज भी दुनिया, वर्तमान दुनिया जो है वह काफ़ी ऋणी है। उसके बाद ये आता है लेखन कला के अंदर। उसके बाद गणित, मारी और उरुक नगरों से 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं, किस तरह की, जो ये दर्शाती हैं कि ये लोग जमा, घटा, गुणा, भाग के साथ साथ गूढ़ गणित जैसे वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज आदि का भी ज्ञान रखते थे। यानी कि आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व के समय पे, यानी कि इतनी उन्नत यह सभ्यता रही थी। जैसे एक पट्टिका से 2 का वर्गमूल लिखा मिला है, जैसे 1 जमा 24 बटे 60 जमा 51 बटे 60 की 2 जमा में 10 बटे में 60 की 3, जो कि वर्तमान वर्गमूल के लगभग समान है। तो कितने ये लोग काल गणना के बारे में या मैथमेटिक्स के बारे में सटीक जानकारी रखते थे विद्यार्थियों, एक काफ़ी अचरज की बात है। इस तरफ सभ्यता की देन हम पॉइंट बनाएंगे, लेखन कला इस सभ्यता की देन है, गणित इस सभ्यता की देन है, और गणित के जो फार्मूले हैं जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, वर्गमूल आदि, हम इनका ब्लैक बोर्ड के ऊपर उल्लेख करते चलेंगे। उसके बाद काल गणना, इसके अलावा
चंद्रमा परिक्रमा के अनुसार ये लोग काल गणना का उल्लेख करते हैं या काल गणना करते थे। जैसे एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने के 4 सप्ताह, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट। इसके साथ साथ एक वृत्त में 360 डिग्री जिसे हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, यह सब मेसोपोटामिया की देन है, यानी कि इस सभ्यता के लोगों की देन है तथा इसके लिए आज भी हम इन लोगों के सदा ऋणी रहेंगे। इस तरह ब्लैक बोर्ड कार्य में समय, काल गणना, कोण और ज्यामितियों का ज्ञान ये हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बिंदु है लिपि। विद्यार्थियों, कोई भी ध्वनि या बोली जब तक मूर्त रूप नहीं लेती, इसके लुप्त होने का लगातार खतरा बना रहता है। साथ ही महत्वहीन होती है, यानी कि उसका महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे किस्से कहानी हमने दादी नानी से सुने थे, लेकिन आज वो लगातार हम भूलते जा रहे हैं। इस सभ्यता वासियों ने लिपि की खोज की, जिसके चलते आज हम इतनी विस्तृत सभ्यता की न केवल जानकारी ले पाए, बल्कि उस समय के लोगों की सभ्यता, संस्कृति आदि को भी हम समझ पाए। इस तरफ हम लिखेंगे कि लिपि कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी और उसके हमें लिखित प्रूफ मिले हैं। किस रूप में प्रूफ मिले हैं? कीलाकार के रूप में हमें पट्टिकाएं आदि मिली हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता वासियों ने बड़े पैमाने पर लेखन कार्य को बढ़ावा दिया, जिसके चलते आज हमें उस समय के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। 1850 का वर्ष एक क्रांतिकारी सूचना लेकर के आया। एक अंग्रेज पुरातत्वविद रोलिंसन ने बेहिस्तून से फारसी और बेबीलोनियाई भाषा का अनुवादित अभिलेख मिला और इसके बाद परत दर परत पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस महान सभ्यता का साक्षात कर पाई। तो अक्सर लोग कहते हैं कि इन लोगों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये सभ्यता, ये भाषा सिखाई। तो विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। एक हमें लगातार अनुवादित या यूं कहें ट्रांसलेट किया हुआ एक अभिलेख मिला और उसके माध्यम से हम इस पूरी की पूरी लिपि और सभ्यता की जानकारी कर पाए। और इसमें बड़ा योगदान था रोलिंसन का, जो कि अंग्रेज पुरातत्वविद थे। इन्होंने बेहस्तून जगह से फारसी और बेबीलोनियाई भाषा का अनुवादित अभिलेख खोज निकाला और जिसके बाद हम इस सभ्यता की लिपि को लगातार पढ़ने में हमें आसानी मिली, यानी कि हम सक्षम हुए। इस तरफ बोर्ड के ऊपर लिखेंगे अनुवादित अभिलेख कहाँ से मिला? बेहिस्तून से मिला। किसने निकाला? ब्रिटिश पुरातत्वविद ने। नाम था रोलिंसन। कब? 1850 के अंदर। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट पे पुनरावृत्ति के अंदर हम विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, ताकि जो कुछ हमने पढ़ाया क्या उसके बारे में थोड़ा बहुत उनको जानकारी हुई, कितना उनको लाभ हुआ। तो पहला प्रश्न है, मेसोपोटामियाई शब्द का क्या अर्थ है? तो विद्यार्थी इसके बारे में निसंदेह बताएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में यह सभ्यता किस स्थल में या किस देश में पाई जाती है? तीसरा क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा का नाम बताएं। नेक्स्ट, कीलाकार लिपि क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही शहर किसे कहा जाता है? या अध्यापक साथियों, आप अपनी तरफ से कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। और लास्ट में गृह कार्य के अंदर हम 3-4 क्वेश्चन या जितने हमें उचित लगें या जितने नंबर के हमें ठीक लगें हम वो प्रश्न देंगे। जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जनजीवन के बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूनिफॉर्म या कीलाकार लिपि के महत्व के बारे में बताएं। और लास्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख शहरों और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करें। और सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक के अंदर लिख के लेकर आएं। तो पीपल टीचर्स एंड टीचर्स, इस तरह से आज का हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। इसके बारे में आपकी जो भी राय है
आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट, आपके सुझाव नेक्स्ट जो लेसन प्लान होगा हम उसमें ज़रूर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।